हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे क्वेश्चन करा है कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है। तो जब भी आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब आप उसको पेपर में लिख कर आएंगे तो सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड सेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफ़ाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और इससे पहले भी अभी एक लेक्चर हो के चुका है हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कब होगा, जब उसमें सेक्शन 10 में बताए गए सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रहे होंगे। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है। तो जब भी आप इसे लिखेंगे तो पहले इससे रिलेटेड सेक्शन आएगा और आप डिफाइन करेंगे एग्रीमेंट किसे कहते हैं। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये डेफिनेशन है जो आपको याद करनी भी ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस का एक पोर्शन लिया है, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ डेफिनेशन के रिगार्डिंग, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर इन्हें सीक्वेंस से नहीं लिया है, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन A फिर B C D, मैंने ऐसे नहीं पूछा जानकर, क्योंकि एग्जामिनर भी हमसे ज़रूरी नहीं है कि पहले डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन A की पूछेंगे, नहीं, वो हमसे कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग जानबूझ के इनको रखा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट की पूछ ली, फिर एग्रीमेंट की पूछ लिया, अब मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर आपसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो सेक्शन का ही याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पर कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते किसे हैं। प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल। अभी हमने इससे पहले एक डेफिनेशन देखी थी जिसमें कहा गया था कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसे कहाँ बताया गया था, उसे बताया गया था सेक्शन 2 सबसेक्शन H में। पर यहाँ पे पूछा गया है कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, वो क्या कहलाता है, वो वॉइड कहलाता है। और उसे बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन G में, उसे बताया गया है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर लॉ के द्वारा मना है ऐसा करना, हम उस एग्रीमेंट को वॉइड कहते हैं। अब वही बात आ गई, मीनिंग ऑफ ऑफर कहाँ पर है, सबसे पहले तो सेक्शन ही बता दो, 2 सबसेक्शन A में है। मैं ऑफर की जो डेफिनेशन है एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। A और B दो पार्टी हैं, A के पास में एक कार है, A उस कार को 10 लाख रुपए में B को बेचना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो A है उसके एक्ट को हम ऑफ़र के रूप में कब मानेंगे, हमें ये जानना है। इसी को तो डिफ़ाइन कर रहे हैं, ऑफ़र को प्रपोज़ल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, जिसे सेक्शन 2 सबसेक्शन A में डिफ़ाइन किया गया है। When one person signifies to another his willingness to do, जब एक व्यक्ति अपनी कोई इच्छा दूसरे को बताता है। यहाँ पर जो A है उसकी जो इच्छा थी वो यह थी, उसकी विलिंगनेस कि वो अपनी कार B को 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है। अब यहाँ पर A ने इस विलिंगनेस को B को बताया है, पर ऐसा बताने के पीछे रीज़न क्या था, with a view to obtaining the assent to the other to such act। यहाँ पर ऐसा करने के पीछे A का मकसद ये था कि जो B है उसकी सहमति, एसेंट का मतलब सहमति, उसकी सहमति यहाँ पर ले ली जाए कि हाँ वो उसकी कार 10 लाख रुपए में ख़रीदने को तैयार हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर A के एक्ट को प्रपोज़ल कहा है। याद रखना, ऑफ़र कभी भी व्यक्ति खुद को नहीं बना सकता, इसके लिए 2 पार्टी होनी चाहिए, जो एक पहली पार्टी जो ऑफ़र बनाए
दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। आ गई एक्सेप्टेंस, कहाँ पर है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। ए और बी कार, 10 लाख रुपए वाली बात पर ही समझ लो। ए ने जब ऑफर बना दिया है, अब यहाँ पर जब बी when the person to whom the proposal is made signifies his assent, जब प्रपोजल जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है, एग्जाम्पल में प्रपोजल किस व्यक्ति के लिए बनाया गया है? वो बनाया गया है बी के लिए। जब बी उस कार को खरीदने की 10 लाख रुपए में उस कार को खरीदने की अपनी सहमति दे देता है, तब हम कहेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया है। और जब भी प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तब वह प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। समझ में आ रही है बात? हमने पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब प्रपोजल बनाया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, तब वो बन जाता है प्रॉमिस। और जब उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन आ गया, कंसीडरेशन क्या है एग्जाम्पल में बताइए? कंसीडरेशन ये है कि यहाँ पर जो ए है उसको क्या मिलेगा? 10 लाख, और बी को क्या मिलेगी? कार। ये कंसीडरेशन है। तो जब प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन ऐड हो गए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। नेक्स्ट अब हम बात क्या करेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? पहले तो देख लो कहाँ पर डिफाइन है ये। एग्जाम्पल समझाऊंगी इसे अभी मैं यहाँ पर। एग्जाम्पल समझो। सपोज करो ए है, ठीक है, और जो ए है उसकी एक फैक्ट्री है, और ए अपनी इस फैक्ट्री को क्या चाहता है? बी को बेचना चाहता है। ए यहाँ पर बी से ये कहता है कि उसकी फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिको बनता है। क्या बनता है? 500 मन इंडिको बनता है हर साल। जबकि असलियत में ए जानता था कि उसकी फैक्ट्री में केवल हर साल 500 मन नहीं बल्कि केवल 300 मन इंडिको ही बनता था। अब वो जानबूझकर बी से झूठ बोल रहा था। क्या कर रहा है? ए फ्रॉड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ए ने क्या करा बी के संग? ए ने बी के संग फ्रॉड करा है। अब यहाँ पर जो बी होगा ना, इसके पास क्या राइट होगा कि ये कोर्ट में जाकर इस पूरे एग्रीमेंट को वॉइड करवा सकता है। डेफिनेशन पढ़ो। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा लेकिन किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर। यहाँ पर ये जो बी है, यहाँ पर समझो एग्जाम्पल ध्यान से। जब ए ने बी से कहा कि फैक्ट्री में 500 मन इंडिको बनता है, जबकि असलियत में 300 मन इंडिको बन रहा था, और ए ने इस फैक्ट्री को बी को बेच दिया है। यहाँ पर ए का एक तो फ्रॉड में चला गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी के पास ये राइट, लेकिन जो डीड तो हो चुकी है, सेल डीड तो हो गई ना। यहाँ पर बी के पास क्या राइट है? बी के पास ये राइट आ जाता है कि बी के ऑप्शन पर बात आ जाती है कि बी अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट को ख़त्म करवा सकता है, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये राइट ए को नहीं दिया गया। किसको दिया गया है? बी को, क्योंकि फ्रॉड किसके संग हुआ है? बी के संग हुआ है। यही वाली बात कहाँ बताई गई है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई है। फिर समझ लो। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो समझ लो। रिलेटेड सेक्शन 4 है। इसमें ज़्यादातर एग्जामिनर हमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज करो जैसे कि एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। ए है, उसने 10/10/2010 को, ठीक है, एक ऑफ़र बनाया कि वो अपना एक हॉर्स बी को बेचना चाहता है, और वो ऐसा 10,000 रुपये में उस हॉर्स को बी को बेचना चाहता है। ठीक है यहाँ तक। और ये उसने ऑफ़र 10 को बनाया, बाय पोस्ट उसने ये ऑफ़र बनाया। अब यहाँ पर बी को ये जो ऑफ़र था
वो 12/10/2010 को रिसीव हुआ है। अभी यहीं तक चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है, कम्युनिकेशन और प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाती है? यह उस दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन यह नॉलेज में आ जाती है उस व्यक्ति की जिसके लिए इसे बनाया गया है। इसका मतलब एग्जाम्पल समझ लो, जब ए ने 10/2010 को बाई पोस्ट एक ऑफ़र बनाया था कि वो अपना हॉर्स 10,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर बी की नॉलेज में ये ऑफ़र कब आया है? 12 तारीख को। इसका मतलब किस तारीख को यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट हुआ? 12 तारीख को। क्यों? क्योंकि रूलिंग ये कहती है कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, कि जब ये उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया था, उस दिन ये ऑफ़र कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट मान लिया जाता है। क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था, फ्री कंसेंट क्या है? अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट हमारा लेक्चर देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट का भी, तो मैंने उसमें जब मैं एसेंशियल बता रही हूँ तो मैंने उसमें भी बताया था कि फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, जब एग्रीमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं तो जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रही हैं, सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल होने चाहिए। उन्हीं में से एक एसेंशियल है पार्टीज़ की कंसेंट, सहमति फ्री होनी चाहिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टीज़ की कंसेंट फ्री है? आप ये तब कह सकते हैं जब पार्टीज़ की कंसेंट कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के तहत नहीं दी गई है, तब ये मान लिया जाएगा कि हाँ, पार्टीज़ की जो कंसेंट है वह फ्री कंसेंट है। और ध्यान रखना, कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वहाँ पर पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। क्वेश्चन, आप प्रपोज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। क्वेश्चन में है कि जो ए था उसने एक लेटर बनाया और बाय लेटर उसने बी से कहा कि वह अपना जो उसका हाउस है वो एक सर्टेन प्राइस पर बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रपोजल कब कंप्लीट हो गई ये बता दो। अभी बता के चुकी थी मैं, जिस वक्त यहाँ पर बी की नॉलेज में, जिस वक्त यहाँ पर बी को वह लेटर रिसीव हो गया है, जिस समय वह बी की नॉलेज में आ गया है, उस समय पर ही कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट हो गया, जिस समय बी ने वो लेटर रिसीव कर लिया है तब। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे अपनी तरफ से, बताइएगा। जैसे कि ए है और बी हैं, दो पार्टीज़ हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है वो एक मास्टर है, बी कौन है? बी एक सर्वेंट है। इस सर्वेंट के पास में क्या है? चलो 40,000 रुपये का एक स्कूटर है। अब तुम्हें समझ में तो आ रहा है, अगर जनरल क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट में से डोमिनेट पोजीशन में कौन है? ऑफकोर्सली मास्टर है। मास्टर क्या कहता है सर्वेंट से? 40,000 का जो स्कूटर है ना भाई, हमें 10,000 रुपये में ही बेच दो। ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या यहाँ पर जो बी की कंसेंट है, मेरा क्वेश्चन है क्या वो फ्री कंसेंट है? भाई इतना बता दो। क्या यहाँ पर जो बी अपनी सहमति देगा? चलो बी राज़ी हो गया, चलो ठीक है, मास्टर है, मालिक है, 40,000 का स्कूटर 10,000 में मांग रहा है। क्या यहाँ पर बी की कंसेंट फ्री है? जनरली नहीं, बी की कंसेंट फ्री नहीं है। जबकि किसी भी एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक ज़रूरी यह होता है कि वहाँ पर कंसेंट पार्टीज़ की फ्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगे कि बताने चाहिए, हमने आपको बताए हैं।